हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वेलकम बैक टू डीके सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और रेलवे ही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से बार बार आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है साउंड। जी हाँ दोस्तों, साउंड एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार रेलवे प्रश्न उठाता है और बार बार जो है यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि साउंड क्या है, वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। तो इन सभी प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप सभी तैयार हो जाइए। और दोस्तों, जिन्होंने भी रेलवे का फॉर्म भरा है, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, साउंड, यहाँ से दोस्तों रेलवे बार बार प्रश्न उठाता है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कई बार प्रश्नों को गलत करके आ जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद अब आपको साइंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं और जहाँ जहाँ से प्रश्न को उठाता है रेलवे, मैं आपको वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको साइंस का कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, नोटबुक और पेन अपने पास में रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपको लगे कि ये नोट करने वाली है, या आप टाइमिंग मेंशन कर लीजिएगा। इस टाइम को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। एक बार आप देखेंगे तो दोस्तों टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन दूसरी बार देखेंगे तो आप खुद ही स्पीड बढ़ा के देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा के देखेंगे। इससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। तो चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रिपीट करता हूं पहले मैं, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी साउंड एक एनर्जी है जो कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरण करती है, यानी कि ट्रेवल करती है। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, दोबारा से समझिए। साउंड एक एनर्जी है, यानी साउंड एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और साउंड वाइब्रेशन के कारण यानी कंपन के कारण उत्पन्न होती है, यानी ऑसिलेट के कारण ये उत्पन्न होती है। और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे है, यानी कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में संचरण करती है, यानी कि ट्रैवल करती है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एनर्जी तो समझ में आ गया कि साउंड एक ऊर्जा है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये उत्पन्न कैसे होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं होना, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने बोला कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन एंड साउंड ट्रेवल बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों इन सभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो वाइब्रेशन, दोस्तों ये वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अब जैसे ये दोस्तों हाथ है मेरे, ठीक है। अब इन दोनों हाथ को मैं लेके आऊँगा, तो ये जो आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये आवाज़ आपको ध्यान रखना है कि ये वाइब्रेशन के कारण ही उत्पन्न हो रही है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यानी कि दो मीडियम आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, दो मीडियम जब आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, ठीक है। यानी कि इनको, साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? मीडियम की। किस चीज़ की दोस्तों? मीडियम की, यानी माध्यम की, यानी माध्यम की। माध्यम क्या होता है दोस्तों? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती। किसमें नहीं करती? ट्रेवल नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार रेलवे में ये प्रश्न आया हुआ है कि निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती, मीडियम में, ठोस, द्रव और गैस में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो साउंड उत्पन्न करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखना है आपको, और निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, मैं आपको जो है वाइब्रेशन के कुछ और एग्जांपल भी देता हूं, मैं ढूंढता हूं कुछ मिल जाए। ये देखो दोस्तों, ये डस्टर है, ठीक है, और ये मार्कर है। देखो आवाज आएगी, ये जो आवाज आ रही है दोस्तों, ये ठोस है और ये भी ठोस है। तो ये जो आवाज आ रही है दोस्तों, इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है। ये दोनों मीडियम है, और जैसे ये वो दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये दोनों मीडियम है, ये दोनों माध्यम है, सॉलिड है ये। तो जैसे मैं इसको जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ वैसे इनमें आवाज आ रही है। तो ये आवाज जो आ रही है दोस्तों, इसमें एक वाइब्रेशन की वजह से आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसकी वजह से आ रही है? वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन जहां पे होगा दोस्तों, वहां पे साउंड उत्पन्न होगा, इस चीज ध्यान रखना। मैं इसको अगर यहाँ से छोड़ दूंगा तो नीचे जैसे ही फर्श से ये टकराएगी वैसे इसमें साउंड जनरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। या मैं आपसे जब बातें कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, तो ये जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पे जो है वाइब्रेट, और यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वॉइस निकल रही है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि वाइब्रेशन के कारण ये साउंड उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि साउंड किसके कारण उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न का आएगा तो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि साउंड क्या है, अगर एनर्जी लिखा है तो साउंड एक एनर्जी है, ये भी लिख देना, या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो भी कर दोगे, यहाँ से प्रश्न बनता है तो भी कर दोगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि साउंड कैसे यात्रा करती है, तो यात्रा का पूछे जैसे ही कैसे ट्रेवल करती है, कैसे संचरण करती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में यात्रा करती है, संचरण करती है, यानी ट्रेवल करती है। तो इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, और साउंड को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पेपर में जब आएगा कि किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की या निर्वात में, तो आप निर्वात को नहीं करोगे, मीडियम को करोगे। निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछता है, ये ध्यान रखना है। मीडियम शब्द याद रखना, रट लो। मीडियम शब्द, निर्वात शब्द, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी हम वेव में आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि वेव क्या होता है। पहले इसको आप समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। दोस्तों मैंने अभी लिखा वाइब्रेशन यानी कंपन। मैंने बोला कंपन के कारण साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन में मैंने आपको बोला ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों, ये तीन क्या है? माध्यम है हमारे, और इस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है साउंड को जनरेट करने के लिए, साउंड को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, सिंपल सा समझना है, ज़्यादा आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये मान लीजिए एयर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो पार्टिकल्स है। ठीक है, और एक ये, तो दोस्तों अब एयर है, क्या है दोस्तों? एयर है। एयर में आपको मालूम है, वाइब्रेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एयर है दोस्तों, तो एयर में आपको पता है कि पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कण है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। इसको कंप्रेशन बोला जाता है, सी से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और जहाँ पे पार्टिकल्स कम है उसको आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट पहले इधर आया, ठीक है, अब बोलेंगे हाँ जी इधर आ गया, तो इधर आया मतलब कंप्रेशन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ आया मतलब फिर ये अपने मूल पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इसके बाद जो है मान लो फिर ये यहाँ पे आया, यानी कि रेयर फ्रैक्शन में आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब एक चीज़ को समझो, पहले इधर आया, ठीक है, इधर आया तो कंप्रेशन बना, फिर यहाँ से अपने मूल पॉइंट पे आया, ठीक है, मेन पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से इस साइड आया, इस साइड रेयर फ्रैक्शन बना, फिर यहाँ से अपने मूल पॉइंट पे आया, फिर वहाँ से अपने मूल बिंदु पे आ गया। इस प्रकार से जब ये गति करता है तो हम ये बोलते हैं कि ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पार्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। क्या होते हैं डिस्टर्ब दोस्तों? पार्टिकल्स। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ एकदम, ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं। क्या पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल्स जो हिलेंगे तो पार्टिकल्स इधर आएगा, फिर अपने यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इससे क्या होगा कि पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। तो जो पार्टिकल डिस्टर्ब होता है वही डिस्टर्बेंस जो है, वही डिस्टर्बेंस साउंड की एनर्जी को आगे ट्रांसफर करती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या? तो ये डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं दोस्तों? डिस्टर्बेंस मतलब होता है विक्षोभ होता है वैसे तो, ठीक है, इसको आप हलचल बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ये वाइब्रेशन ही डिस्टर्ब है। ठीक है, और यही डिस्टर्ब जो है, यानी हलचल जो हो रही है इस तरीके से, वाइब्रेट जो हो रही है, ठीक है, कंपन जो हो रहा है, यही जो है साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पार्टिकल्स नहीं मूव करते, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसफर ट्रेवल नहीं करता है। ट्रेवल कौन करता है? डिस्टर्ब ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, यानी वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। ये बार बार ये प्रश्न आया हुआ है कि डिस्टर्ब ट्रेवल करता है, ना कि पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है डिस्टर्ब होता है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। एयर में जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो वो डिस्टर्ब है वो जो है साउंड एनर्जी को लेकर वो आगे ले जाता है और हमारे कानों तक पहुंचाता है, फिर हम सुन पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, और एयर में मान लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कंप्रेशन बनाता है, एक रेयर फ्रैक्शन बनाता है। तो पहले मान लीजिए इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। इस प्रकार से जो है क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब जो है वही डिस्टर्ब साउंड एनर्जी को आगे लेके जाता है हमारे कानों तक, तो हमें सुनाई देता है। ये काम कैसे करते हैं? तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कंपन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम देख लेते हैं वेव क्या होती है दोस्तों। दोस्तों वेव को समझ लो आप। ठीक है, वेव समझ लीजिए, वेव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेव दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है दोस्तों मैकेनिकल वेव, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि वेव कितने प्रकार की है? मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और दोस्तों कंपन, जैसा मैंने बताया कि साउंड में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है।
ठीक है, क्या मैंने बोला था, डिस्टर्ब होता है वो, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं, जब पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से साउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो है कंपन के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के आधार पे, कंपन के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, ठीक है, इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है और ये अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है दोस्तों, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए इधर जो है, ठीक है, इधर जो है मान लो कंप्रेस्ड बना, और इधर मान लो इधर बना रेयरफैक्शन। तो यहाँ से जो है दोस्तों, ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि ये जो वेव है, कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ध्यान रखना है, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है, वो परपेंडिकुलर, सॉरी, ये पैरेलल करती है, ठीक है। इस तरीके से जिस दिशा में ये रहता है, उसी दिशा में दोस्तों, इसी दिशा में ध्यान रखना, इसी दिशा में पैरेलल जो है, ध्यान रखना है, पैरेलल यानी साउंड जिस दिशा में ट्रेवल कर रहा है, यानी जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्टर्ब है, जो विक्षोभ है, वो साउंड एनर्जी को जिस दिशा में लेके जा रहा है, ये उसी दिशा में ट्रेवल करता है। तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल होती है, और दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग में परपेंडिकुलर वेव रहती है, और अनुदैर्ध्य तरंग में पैरेलल वेव रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आपने उदाहरण भी देखा होगा, ठीक है। जैसे पानी में आप ऐसे इस तरीके से छोड़ो तो इस तरीके से जाती है वो, ऊपर नीचे, तो वेव ऊपर नीचे जाती है, कंपन ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो कंपन होता है, वाइब्रेशन जब ऊपर नीचे होता है ना दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जब वाइब्रेशन ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। लेकिन जो है, जो वाइब्रेशन है दोस्तों पैरेलल होती है, तो क्या कहते हैं उसको, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। सिंपल है, पानी में ऐसे छोड़ो आप कुछ, ठीक है, तो पानी की लहर इस तरीके से जाएगी दोस्तों। तो ये जो है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इस तरीके से ऊपर नीचे, तो इस तरीके से जब आ रही है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये अनुप्रस्थ तरंग में आती है, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों, आप ऐसे हेलो बोलूँगा तो ये इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है मोशन कर रही है, सीधी गति में कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। इस तरीके से जो है वेव जा रही है मेरी, ठीक है, वाइब्रेशन जो है इस तरीके से जा रही है सीधी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। तो इसको आपको सिंपल लॉजिक में ध्यान रखना है, ठीक है, कि एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं याद करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि साउंड क्या है, साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग है, या मैं बोल सकता हूँ साउंड एक अनुदैर्ध्य मैकेनिकल वेव है। मैं रिपीट करता हूँ, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है। या मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि ध्वनि यानी साउंड एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया। इसमें दोस्तों लाइटें आती हैं, गामा किरणें आती हैं, ठीक है, ये अलग, इसको बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हमें इसी को देखना था। इसके जो एग्जांपल्स आते हैं, इसमें मान लीजिए जो एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया, पानी में इस तरह से पत्थर मारो, एक वो एग्जांपल भी आप ले सकते हो। और ये जो है ध्वनि का एग्जांपल तो है कि अनुप्रस्थ तरंग में मैंने आपको बताया, इस तरीके से पानी में डालोगे तो लहर इस तरीके से आती है, ठीक है, वही है। दूसरा ये जो है आपको, ये जो साउंड पढ़ा रहा हूँ, साउंड अनुदैर्ध्य तरंगे है, ये एग्जाम्पल इसमें आता है। इसमें दोस्तों लाइट है, लाइट में जो है निर्वात, लाइट में क्या, निर्वात में भी जो है लाइट जो है
इसको मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, यानी निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे लाइट है, लाइट जो है सूरज की रोशनी इतनी दूर से हमारे पास में आती है। ठीक है, तो वो वैक्यूम से ही यहाँ तक आती है। निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। तो वैक्यूम से आती है, निर्वात से ही जो है होकर निकलती है। तो इसलिए जैसे गामा किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, बहुत सारी ऐसे तरंगे, बहुत सारी ऐसे किरणें हैं वेव से, जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडियम यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। आपके दिमाग में दोस्तों एक चीज आ रहा होगा, ठीक है, आपने अक्सर जो है ऐसे देखा होगा। ठीक है, इधर डेंसिटी होती है, ठीक है, इधर टाइम होता है, अक्सर आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, और इसी को जो है हम वेव बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये पहली बात है, ग्राफ है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये बनाया किस लिए जाता है दोस्तों, देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर कंप्रेस्ड है, ठीक है, बहुत सारे जो है इधर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है, और इधर मैंने बोला बात थोड़े से, तो ये मान लो सी है और ये आर है, रेयर फैक्शन। तो दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखना है, ये जो बनाया है मैंने, ठीक है, तो इसी को इसको ग्राफ में निरूपित कर दिया गया है, ग्राफ में इसको उतार दिया है, इसीलिए इसको जो है वेव ग्राफ बोला जाता है। दैट्स इट। ठीक है, ये एक वेव ग्राफ है, ना कि ये वेव है। वेव जो मैंने आपको बताया है वही वेव है। ठीक है, कि जो वाइब्रेट होता है वही एक तरंग है। ठीक है, तो देखो सी क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड। तो ये देखो हाई डेंसिटी बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बना रहा है हाई डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंप्रेशन बना रहा है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन बना रहा है, यहाँ कंप्रेशन बना रहा है, फिर यहाँ रेयर फ्रैक्शन बना रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ देखो कम है ना, ठीक है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है और यहाँ हाई, यहाँ पे कंप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ हाई डेंसिटी है और यहाँ पे लो डेंसिटी है, तो ये दिखा रहा है। और ये जो है टाइम, यहाँ पे ये नॉर्मल है, जीरो नहीं होता, ध्यान रखना दोस्तों, ये नॉर्मल है। तो यही जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं हम दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 3 चीजें आती है जो बहुत बार अक्सर पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना कि हाई डेंसिटी बने, कंप्रेशन होगा तो हाई डेंसिटी बनेगा, रेयर फ्रैक्शन होगा तो लो डेंसिटी बनेगा, सिंपल। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि तरंग में हाई डेंसिटी कहाँ बनती है, तो कंप्रेशन में बनती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो है पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दोस्तों, इसमें देखो 3 चीजें आपको दिख रही होगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ से मान लो कि यहाँ तक अगर ट्रेवल किया है तो 1 2 3 4, ये 4 चीजें आ रही हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर नोट करो तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 चीजें आ रही हैं, आप बोलेंगे हाँ जी। ठीक है, और क्या है दोस्तों, तो एक तो ये चीज आप देख पा रहे हो, एक यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस आप देख रहे हो। ठीक है, इस डिस्टेंस को दोस्तों बोलते हैं वेवलेंथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनता लैम्डा, चित्र में देख लेना किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो 1 सेकंड में, ठीक है, एक होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, सिंपल 1 सेकंड में कितनी बार कंपन हुआ है। ठीक है, कितनी बार कंपन हुआ है, वाइब्रेट हुआ है। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ है, इसको जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे आने में टाइम लगा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम पीरियड। ठीक है,
तो टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेट में, एक बार वाइब्रेट होने में वन वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो इसका जो है हम इस तरीके से 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, और इसको हर्ट्ज में मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये रेलवे ने कई बार प्रश्न कर रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हुआ है, यानी एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ है, या एक सेकंड में जो तरंगें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, उसको जो है हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। इस तरीके से जो हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हुआ है, इस चीज़ को जो है पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों देखो, एक तो जल्दी जल्दी है, ठीक है, जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो रहा है, एक सेकंड में ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है, लेकिन तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक बार में जो है इस तरीके से होके थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी कंपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो प्रश्न जो है ये भी आ जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन है, जहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ की पिच क्या होगी, क्या पूछ लेते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वहाँ की पिच क्या होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोस्तों पिच को डिनोट करता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी पिच को PITCH, पिच को डिनोट कर, पिच बताता है, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है आपको, पिच बताता है, ठीक है। तो एक तो जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या, कौन सी पिच बताता है, और कम जो है फ्रीक्वेंसी कौन सी पिच बताता है। तो दोस्तों जहाँ की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वहाँ की आवाज़ जो है पिच कैसी होगी, तीखी होगी। उदाहरण के लिए जो लड़की की आवाज़ होती है या बच्चे की आवाज़ होती है, ठीक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से पिच रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, ठीक है। इसमें जो है इस तरीके से जो है सिमिलर जो है अंतर देखने को आपको मिलता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो पिच ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा पिच की वजह से आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो जाती है, पतली हो जाती है। इसीलिए लड़कियों की आवाज़ या बच्चों की आवाज़ देखोगे पतली रहती है, हल्की, तीखापन रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे जैसों की आवाज़, जो बड़े आदमी होते हैं उनकी आवाज़ आप देखोगे तो उनकी लो पिच के कारण, लो फ्रीक्वेंसी के कारण जो पिच है वो भी लो रहती है, और आवाज़ जो है वो भारी सी हो जाती है। कैसी हो जाती है, भारी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, मैं शब्दों के माध्यम से आपको डिनोट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए अच्छे से, ठीक है, कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, और हाई पिच रहेगी तो तीखापन आएगा। या तो लड़की से याद रखना, लड़की शब्द याद रखना कि लड़की मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लड़के से याद रखना, या तो आसानी, एक ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। साउंड थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, और वेब से प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारी, लड़के से याद रखना है कि लो पिच रहती है लड़कों की, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन करने में, यानी एक ऑसिलेशन में, यानी एक बार तरंग उत्पन्न जो होती है उसमें कितना टाइम लगता है, तो इसको जो है 1/फ्रीक्वेंसी फार्मूले से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना। और टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम किस में मेजर होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है, हर्ट्ज में मापा जाता है। टाइम पीरियड आपको पता ही है, सेकंड में मापा जाता है। टाइम है यहाँ पे, तो टाइम दुनिया को मालूम है
कि टाइम किस में, सेकंड में मेजर होता है। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ मैंने लिखा है दोस्तों। तो वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है कि वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस तरीके से जो है एक लैम्डा होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ आपको ये बताता है कि कितनी दूरी, ये दूरी को, डिस्टेंस को, ठीक है, वेवलेंथ क्या है दोस्तों, डिस्टेंस को डिनोट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, इसके बीच में कितनी दूरी है। यानी कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, तो इस कंप्रेशन के बीच में दूरी कितनी है, या रेयरफैक्शन है, रेयरफैक्शन है, इसके बीच में कितनी दूरी है। तो ये जो है बताता है, कौन बताता है दोस्तों, ये वेवलेंथ बताता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ क्या बताता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या बताता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो कंप्रेशन के बीच की दूरी, दो क्रमागत कंप्रेशन के बीच की दूरी, ये भाषा आपको पेपर में लिखने को मिल सकता है, कंप्रेशन लिखा होगा या रेयरफैक्शन। या एक चीज़ और देखना है तो दोस्तों कि इसको क्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कई किताब में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी की किताब में भी मिलेगा कि इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, CREST, क्रेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ CREST, क्रेस्ट। ठीक है, और इसको ट्रफ लिखा जाता है दोस्तों, तो मैं यहाँ T से डिनोट कर दूँ, TRUF, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, इसके ध्यान रखना। ठीक है, और ये वेवलेंथ है। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, या दो ट्रफ के बीच में दूरी, या रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी, या दो कंप्रेशन के बीच की दूरी। ठीक है, और इधर डेंसिटी होता है, इधर ये नॉर्मल डेंसिटी होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, जो टाइम लगा है, यहाँ पूरा एक कंपन होता है, एक फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाती है, तो यहाँ तक पहुँच, एक फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाती है, एक कंपन पूरा हो जाता है, यानी कि एक जो है वेव पूरी हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगा है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। कितनी दूरी तय की गई है ये मैंने आपको बता दिया है, वेवलेंथ बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी आपको बता दी, एक सेकंड में कितना कंपन हुआ है, कितना ऑसिलेट हुआ है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, ध्यान रखना है। टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, एक टॉपिक और करवा देता हूँ मैं वेव में। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, आपको ये आई होप कि समझ में आ गया होगा वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेंगे, ठीक है, जब एक कंपन में जो है कितना टाइम लगा है, या में एक फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम लगता है, या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड पता चल जाता है। बीच की दूरी जो है आपको पता है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट कितना होता है, या रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक कितनी दूरी है, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, एक चीज़ और होता है दोस्तों कि इसके बीच की जो दूरी है ना, ऊंचाई जो है, ठीक है, ये कितनी है, ये आपको लाउडनेस बताता है दोस्तों। क्या बताता है? लाउड, LOUD, लाउडनेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी आयाम बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड जो है दोस्तों लाउडनेस को बताता है, इसको ध्यान रखना। तो जितना ध्यान रखना है दोस्तों कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है, ये देखो, जितनी ये ऊंचाई होगी और जितना ये नीचे होगा दोस्तों, उतना कम जो है लाउडनेस होगा। सिंपल। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि एक नॉर्मल जो है डेंसिटी से वो कितना ऊपर जा रहा है, कंप्रेशन कितना हाई लेवल पे बन रहा है। ठीक है, इसी को ये लाउडनेस को दर्शाता है। तो ये आपको बहुत ही आसान है। ठीक है, कि लाउडनेस क्या होता है, कितना जो है कंप्रेशन बन पा रहा है, जितना कंप्रेशन बनेगा, ठीक है, उसको लाउडनेस उतना ज़्यादा होगा।
जितना रेयरफैक्शन बनेगा उसका लाउडनेस उतना कम होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। तो पहला फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा वेवलेंथ, चौथा लाउडनेस, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। एक होता है दोस्तों स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड लिख देता हूँ मैं, पूरा ही लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ SOUND, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये जो है अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है इनटू में वेवलेंथ अगर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया था, इसको स्पीड को मान लो हमने अगर V से डिनोट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने F से डिनोट कर दिया, ठीक है। और वेवलेंथ को हमने लैम्डा से, ये बनाने नहीं आता मुझे, ठीक है, बुक में देख लेना आप, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि V जो है क्या है, F इंटू लैम्डा, इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। तो F मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, कई बार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि मैं आपको साउंड के वो टॉपिक सारे कंप्लीट करा दूंगा जहाँ से प्रश्न बनता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दे रखा है, तो आई उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड आप आराम से निकाल के हल कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साउंड की तीव्रता लिख देता हूँ यहाँ, साउंड की तीव्रता, ठीक है, ठीक है। इसको दोस्तों ठीक है, साउंड की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ये प्रश्न कई बार जो है रेलवे ने किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पीड आपको पता ही है कि स्पीड किस में मापी जाती है, ये आपको पता है। तो साउंड की तीव्रता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने जो है आपको ये वेव कंप्लीट करवा दिया। वेव में आपको मैंने बताया, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्रेस्ट और ट्रफ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। चौथा आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड की तीव्रता को भी बताता है, जो कि डेसिबल होता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया, ठीक है। जितना ज़्यादा कंप्रेशन बनेगा, जितना हाई लेवल का, उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। एम्पलीट्यूड लाउडनेस को बताता है कि कितना लाउडनेस है, ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो है कितनी दूरी है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। और ध्यान रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर माध्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर माध्यम चेंज हो जाए तो ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर माध्यम बदल जाए, जैसे मान लो ठोस में जो है साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठोस से अगर लिक्विड फॉर्म में आ गया है या एयर में आ गया है, ठीक है, तो क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा? तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो वो किस में होगा? वेवलेंथ में। किस में होगा दोस्तों? किस में होगा? साथ में बोलो, किस में होगा? वेवलेंथ में, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, माध्यम अगर बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, माध्यम अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ में परिवर्तन होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मेन जो है यहीं से क्वेश्चन हमारे को रेलवे में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, आप
उसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और लाइट जो है बिल्कुल भी उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये मान लो आया, साउंड आई, ठीक है, ऐसे निकल गया, ठीक है। ये कैसे है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है सेम बनता है, ये आई है और यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये जो एंगल बनेगा ना वो सेम बनेगा, बस यही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो यहाँ से भी आप कर देना आराम से, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है, जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेवलेंथ से आपको पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड से आपको पूछा जाएगा, वेवलेंथ क्या होती है ये पूछा जाएगा, साउंड क्या होती है ये पूछ सकता है आपसे, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ये प्रश्न आपसे कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से बार बार पूछ सकता है। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए लिखवाया नहीं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ध्यान रखना है दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर वेव 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वेव को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहली बात, ठीक है, इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। दूसरा है दोस्तों ऑडिबल वेव, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, ठीक है, अल्ट्रा सोनिक वेव, ठीक है। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 0 से 20 हर्ट्ज की जो है वेव मिलेगी, और ये ऑडिबल वेव जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की वेव मिलेगी, और 20 हर्ट्ज से अबव अगर कोई है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स में आती है, ठीक है। तो मनुष्य जो है दोस्तों, मनुष्य केवल इसी वेव को सुन पाता है, ध्यान रखना। और अल्ट्रासोनिक वेव जो है दोस्तों, कुत्ते बिल्ली को जो है केवल आवाज़ सुनाई देती है, चमगादड़ वगैरह को, ठीक है, जानवरों को जो है सुनाई देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऑडिबल वेव्स जो है 20 से 20 हर्ट्ज तक की जो है आवाज़ होती है, ठीक है, यही हम जो है प्रॉपर तरीके से सुन पाते हैं, तो ठीक है। एक दोस्तों डॉपलर प्रभाव है, इसी में डॉपलर प्रभाव, ठीक है, ये जो है साउंड से संबंधित है, ध्यान रखना है, साउंड से संबंधित, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है दोस्तों, साउंड से संबंधित है। मान लो ये कोई गाड़ी है दोस्तों, ठीक है, और ये चल रही है, ठीक है, यहाँ से सायरन बज रहा है, ठीक है, ये एक सोर्स है एक प्रकार से, ठीक है, यहाँ एक लड़का खड़ा है। तो जब ये गाड़ी चलेगी ऐसे, तो इसको जो है ना, लड़के को, ये लिसनर है, ठीक है। तो जब ये गाड़ी चलेगी दोस्तों, सायरन बजता है, तो इसको जो है ना, ठीक है, देखो जब यहाँ से गाड़ी चलती है तो सायरन बजता है, तो ये लड़का जो है बार बार जब इसको सुनता है तो इसको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बदलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो आपके पेपर में आया हुआ है, रेलवे ने कई बार प्रश्न कर रखा है कि साउंड से संबंधित होता है डॉपलर प्रभाव, ठीक है। सोर्स, जब गाड़ी कोई चल रही है मान लीजिए, ठीक है, तो अपेक्षित गति के कारण फ्रीक्वेंसी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, और ये जो है साउंड से रिलेटेड है, यानी कि, ठीक है, तो ये साउंड से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। तो फाइनली आपका जो ये टॉपिक है मैंने सारा कवर करवा दिया है, और यकीन मानिए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं करेगा आपसे। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन आपको फिर करवाऊंगा, रिपीट करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।